Question number 18. Ramesh and Umesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capitals. On 31st March 2013, their balance sheet was as follows. यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है फर्म का. क्रेडिटर्स ₹1,70,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹2,10,000, जनरल रिजर्व इज ऑफ ₹2 lakh, Ramesh current account ₹80,000 and capitals of partner Ramesh ₹7 lakh and Umesh ₹3 lakh. Grand total 16,60,000. And to the asset side, we are having bank ₹1,10,000, debtors ₹2,40,000, stock ₹1,30,000, furniture ₹2 lakh, machinery ₹9,30,000, and Umesh current account ₹50,000. Here also grand total is 16,60,000. Now, on the above date, the firm was dissolved. Ramesh took over 50% of stock at ₹10,000 less than the book value. Remaining stock was sold at a loss of ₹15,000. Debtors were realized at a discount of 5%. Furniture were taken over by Umesh for ₹50,000 and machinery was sold for ₹4,50,000. Creditors were paid in full. There was an unrecorded bill for repairs for ₹1,60,000 which was settled at ₹1,40,000. Prepare realization account. So इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और जितने भी रुपए में एसेट्स को बेचा गया है या पार्टनर ले गए हैं वो हमें यहाँ लिखा हुआ है. उसी तरीके से लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है. सो लेट अस सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन in the solution. So let us see the solution for question number 18. Fine. रियलाइजेशन अकाउंट है तो इसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमें ट्रांसफर करके क्लोज करना है. फाइन. लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाता, जैसे कि कैश है, बैंक है. अगर एसेट्स के साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दिया हुआ है तो उसे भी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसे भी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं. सो अदर देन दीज आइटम्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट इन देयर बुक वैल्यू. जैसे कि डेटर्स है ₹2,40,000. हमने डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है, मतलब डेटर को हमने क्रेडिट किया है. क्रेडिट करके डेटर्स को हमने क्लोज कर दिया. फाइन. ना तो अब डेटर का डेबिट बैलेंस बचा ना क्रेडिट बैलेंस. अब ये सब किस में मर्ज हो गए हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में मर्ज हो गए हैं. सो डेटर्स को हमने क्लोज कर दिया. उसी तरीके से स्टॉक को भी क्लोज कर दीजिए. स्टॉक भी है बुक वैल्यू 1,30,000. देन फर्नीचर है. फर्नीचर्स आर ऑफ रुपीज हाउ मच? 2 lakh. यस, 2 lakh. and machinery. मशीनरी ऑफ ₹9,30,000. ये सारे एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन बैंक और उमेश के करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि वो यहाँ नहीं ट्रांसफ़र किए जाते. फाइन. उमेश का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा. उसी तरीके से कैश एंड बैंक जो है वो भी लिक्विड होने के कारण उसे भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे. और उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में देखिए, क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है. सो एट बुक वैल्यू ₹1,70,000 वी विल ट्रांसफर इट. देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व एंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा. फाइन. क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में और बाकी के करंट अकाउंट वगैरह भी कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे. Because they belong to partners, they do not belong to outsiders. Fine. So हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया है. अब जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि ये 31 मार्च को हो रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट ए में दिया है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन द बुक वैल्यू. नाउ स्टॉक कहाँ है? देखिए, स्टॉक यहाँ है. हमने इसके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किया है और इसे रमेश ले जा रहा है. सो बाय रमेश.
बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। देखो, एसेट्स को ट्रांसफ़र यहाँ करेंगे लेकिन उसको रियलाइज क्रेडिट साइड से करेंगे। तो जो कुछ भी एसेट्स को हम बेच रहे हैं या किसी को दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो उसे हमें क्रेडिट में लिखना है। अब यहाँ पर रमेश ले जा रहा है स्टॉक, है ना, वो भी क्या 50% ऑफ द स्टॉक। सो 50% ऑफ द स्टॉक कितना होगा, 1,30,000 का हाफ, दैट इज 65,000। सो 65,000 रुपीज़ के स्टॉक में 10,000 रुपीज़ लेस करके, यानी 55,000 रुपीज़ में रमेश ने स्टॉक लेके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पर भी कि दिस इज योर स्टॉक। और साथ में यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹15,000। सो बाय बैंक लिखेंगे हम, क्योंकि स्टॉक को हम रियलाइज कर रहे हैं। सो डिटेल भी यहाँ लिख सकते हैं। रिमेनिंग स्टॉक भी तो 65,000 का है और उसे 15,000 रुपीज़ लेस में, मतलब 50,000 रुपीज़ में हमने स्टॉक को बेच दिया। फिर आगे लिखा हुआ डेटर्स वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसी बैंक में हम लिस्ट बना देते हैं डेटर्स का। डेटर्स आर ऑफ ₹2,40,000। इसमें हम 5% लेस करेंगे डिस्काउंट का। सो 5% विल बी 12,000 रुपीज़। सो 12,000 रुपीज़ लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो है ₹2,28,000। सो इस तरीके से डेटर्स रियलाइज हो गया। देन पॉइंट बी में लिखा है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश एट ₹50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़। सो हम मशीनरी यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये बेचा जा रहा है। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। सो इस तरीके से ये अमाउंट फर्म को रियलाइज हो रहा है। फाइन। अच्छा, अब इसे हम ग्रैंड टोटल करके बाहर लिख देते हैं। ये हो गया ₹7,28,000। मतलब दिस इज द अमाउंट विच इज रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इन बैंक। फाइन। लेकिन एक ट्रीटमेंट और है यहाँ जो लिखा हुआ है कि फर्नीचर उमेश ले गया। फाइन। सो हम यहाँ लिखते हैं बाय उमेश, उमेश कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया उमेश? फर्नीचर। और कितने में ले गया ये भी लिखा हुआ है, फॉर 50,000 रुपीज़। सो उमेश के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे ये 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर उसे मिला है। फाइन। देन कम टू पॉइंट सी, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। अब क्रेडिटर्स यहाँ ट्रांसफर्ड है क्रेडिट के साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के, तो पेमेंट हम करेंगे डेबिट से। सो टू बैंक। फाइन। बैंक में क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, मतलब पूरा 1,70,000। एंड पॉइंट डी में लिखा हुआ है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ ₹1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट ₹1,40,000। सो रिपेयर बिल 1,40,000, जितना पैसा फर्म को देना पड़ा उतना ही हमें लिखना है और कोई भी जानकारी रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है। सो हियर ग्रैंड टोटल इज हाउ मच? 3,10,000। ओके। नाउ तो आप देखिए यहाँ 4 एसेट्स हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, और वो रियलाइज हुए कि नहीं, है ना। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीन, चारों एसेट्स को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। फाइन। बेच दिया या ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स को। और क्रेडिटर्स का भी पेमेंट यहाँ हो गया है। रिपेयर बिल एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसे भी पेमेंट करना जरूरी है। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो बाय ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट डेबिट साइड द ग्रैंड टोटल इज हैवियर, इट इज 18,10,000। इसमें से ये सारे अमाउंट को लेस करेंगे तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा एंड दैट इज अवर आंसर, दैट इज 8,07,000। फाइन। सो ये 8,07,000 ही लॉस है। सो यहाँ लिखते हैं हम बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, जो कि कैपिटल रेशियो है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और इनका कैपिटल है 7 लाख और 3 लाख। सो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3। जब हम 8,07,000 को बांटेंगे
तो रमेश को मिलेगा 5,64,900 और दूसरा पार्टनर उमेश को 2,42,100. So this is how the realization account is to be prepared. Now let us see question number 19. Pradeep and Rajesh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. Now प्रदीप और राजेश के फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है और इसके लिए प्रदीप ही रियलाइजिंग ऑफिसर बन रहा है. रियलाइजिंग ऑफिसर इज आर ऑफिसर एज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. मतलब उसको सारे एसेट्स को बेचना है और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है. फाइन. और इसके लिए उसे कुछ रेमुनरेशन वगैरह या कमीशन वगैरह भी दिया जाता है फर्म से. सो उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही वॉज पेड ₹1,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज. The financial position of the firm on 31st March 2018 was as follows. यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है. रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस शीट से ही हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करते हैं. सो बैलेंस शीट का ही वैल्यू हमें बुक वैल्यू में ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. यहाँ क्रेडिटर्स हैं 80,000 रुपीज़ के. मिसेस प्रदीप्स लोन है ₹40,000. राजेश लोन ₹24,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ₹8,000 एंड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स प्रदीप ₹42,000 एंड राजेश ₹42,000. एसेट्स में दिया हुआ है बिल्डिंग ₹1,20,000. इन्वेस्टमेंट्स ₹30,600. डेटर्स आर ऑफ ₹34,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹4,000. बिल्स रिसीवेबल ₹37,400. बैंक ₹6,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ₹8,000 एंड ओल्ड गुडविल या गुडविल ₹4,000. ग्रैंड टोटल इज 2,36,000. नाउ ये तो हुआ बैलेंस शीट. अब इसे हमें रियलाइज कैसे करना है उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में. फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस वर एग्रीड अपॉन. प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन. क्योंकि वाइफ जो है प्रदीप तो पार्टनर है लेकिन वाइफ उसकी एक थर्ड पार्टी है मतलब आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है. सो प्रदीप हैज एग्रीड टू टेक हिज वाइफ्स लोन. हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड ₹12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स. इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000. बिल्डिंग रियलाइज्ड ₹1,52,000. Remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% per annum discount. Bills receivables were settled at a loss of ₹1,400. Realization expenses amounted to ₹2,500. Prepare the realization account. So, let us see how realization account is to be prepared. Solution 19 we will see. Okay, so in the books of a firm realization account and the date of dissolution of the firm is 31st March 2018. सबसे पहले हम बैलेंस शीट से सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर क्लोज कर देंगे लेकिन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को ही ट्रांसफ़र करेंगे और एसेट्स में हमें कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ये छोड़ना होगा. फाइन. ये यहाँ ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होते. बाकी के सारे जो भी एसेट्स हैं उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे. सो एसेट्स आर डेबिट बैलेंसेस तो उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करेंगे. फाइन. सो विच आर आवर एसेट्स? बिल्डिंग फर्स्ट. सो यहाँ पर इसका भी मार्क्स आपको रहता है कि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए भी मार्क्स अलॉटेड रहता है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है. फाइन. सो आप सही ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको कुछ मार्क्स अलॉट होते हैं. उसके बाद जब आप उसको रियलाइज करते हैं तो उसमें मार्क्स रहता है. उसके बाद जब आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मार्क्स रहता है. तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जिस हद तक भी हम बनाते हैं उतना मार्क्स हमें मिल सकता है.
ऐसा नहीं है कि आंसर रॉन्ग है तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा या मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे आप, दैट इज रॉन्ग। नाउ हमें एसेट्स को ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू में। सो ये बुक वैल्यू ही है, बैलेंस शीट की बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स है उसे भी ट्रांसफर करेंगे, ₹30,600। देन डेटर्स है, डेटर्स 34,000 का है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि हमें डेटर्स का एक्चुअल अमाउंट हमें यहाँ लिखना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को माइनस करके नहीं लिखना है। प्रोविजन को, क्योंकि वो लायबिलिटी है, उसे आप क्रेडिट में लिखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ₹4,000। जब भी आप डेटर लिखें और साथ में प्रोविजन हो तो उसे तुरंत आप दूसरे साइड में लिख दीजिए, नहीं तो इसे भूल जाने का हमारे पास चांस रहता है, मन में ये बात याद आती नहीं कि इसे भी लिखना है। फाइन, सो बी प्रॉम्प्ट। देन 2 बिल्स, बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स है 37,400 का, एंड गुडविल भी है हमारे पास। सो गुडविल इज ऑफ ₹4,000। ये सारे एसेट्स हैं जो ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। हमने बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस है डेबिट बैलेंस शो कर रहा है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड है तो उसे रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बैंक अकाउंट में जा ही रहेगा। सो बाय क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ की तरफ से हम क्रेडिटर्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ₹80,000, एंड बाय मिसिस प्रदीप्स लोन। मिसेस प्रदीप इज एन आउटसाइडर, है ना, प्रदीप पार्टनर है लेकिन मिसेस प्रदीप थोड़ी है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ और देखना है कि एक एसेट है इन्वेस्टमेंट, और इसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो उसे भी हम यहाँ ट्रांसफर करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ₹8,000 का, इसे भी यहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एसेट भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर क्लोज हो गया है। फाइन, जैसे कि डेटर है, डेटर 34,000 का है, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन को भी हमने यहाँ ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जनरल रिजर्व को या किसी दूसरे तरीके का रिजर्व को आप यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, तो उसे हमको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, अगर क्लेम होगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फाइन, जैसे वो क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट ए में, प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। नाउ वाइफ का लोन किधर ट्रांसफर्ड है, क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र है, तो इसे हम डिस्पोज ऑफ किधर से करेंगे, डेबिट से करेंगे। और कौन ले जा रहा, प्रदीप, सो प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इसे। प्रदीप के कैपिटल अकाउंट में आ गया मिसेस प्रदीप्स लोन। और सेंट परसेंट कितने अमाउंट में ट्रांसफ़र करना है, पूरा का पूरा 80,000 प्रदीप के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। फाइन, इसमें और भी डिटेल है, एंड देयरफॉर आई एम नॉट पुटिंग द अमाउंट इन द आउटर कॉलम। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड ₹12,000। ओके, सो डेटर्स इधर है तो रियलाइज इधर से होगा, बैंक में रियलाइज होगा। फाइन, सो बैंक में डेटर्स 50% ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड ओनली ₹12,000, है ना। यहाँ देखिए, अब आपको डेटर्स का 50% कहाँ से देखना है, इस डेटर से देखना है, 34,000 से, न कि डेटर माइनस प्रोविजन से। जैसा कि बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिखा है 30,000, सो आपको डेटर्स का 50% बोल रहे हैं तो आपको 34,000 का 50% देखना है, ना कि 30,000 का। फाइन, देन द क्वेश्चन फर्दर सेज दैट एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। ओके, मतलब बाकी का जो 50% डेटर्स है उससे हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। सो टू बैंक, बैंक से ही पेमेंट करेंगे। फाइन, बैंक से पेमेंट करेंगे। अब क्रेडिटर को भी तो दिखना जरूरी है ना। ओके, नाउ क्रेडिटर्स,
रिमेनिंग डेटर देखिए, अब 34,000 का 50% तो होता है 17,000। फर्स्ट 17,000 वाले में से मिला है 12,000 और रिमेनिंग 17,000 वाले को हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। सो उसे मैं यहाँ समझा देता हूँ कि रिमेनिंग डेटर्स जो है वो कितने के बचे हैं, 17,000 के बचे हैं। देखिए, क्योंकि डेटर्स 34,000 का था, उसका 50% यहाँ, दूसरा 50% 17,000 का बचा है। इसको हमने किसको दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया। क्रेडिटर्स को दे दिया 25% क्रेडिटर्स को दे दिया, है ना। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 80,000 का। 80,000 का 25% होता है 20,000। सो ये दोनों आपस में सेटल हो गए। इसके लिए हमें कोई भी एंट्री यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटर्स भी ट्रांसफर्ड है और क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर्ड है। तो इस तरीके से 50% ऑफ डेटर्स को 25% ऑफ क्रेडिटर्स को दे दिया गया। फाइन। अब रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स बच रहे हैं, रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचेंगे, 80,000। वेयर इज दैट, 80,000 में से 20,000 रुपीज़ का तो सेटल हो गया, अब बच गया 60,000। नाउ 60,000 वालों को हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है पॉइंट ई में। पॉइंट ई पे ध्यान दीजिए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेर टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वेर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। सो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बच गए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच गए 60,000 के। ओके, नाउ 60,000 हमें कब देना है, 2 महीने बाद पेमेंट करना है। आज जो डिसोल्यूशन का डे है, उस डेट से 2 महीने बाद इस 60,000 को पेमेंट करना है। लेकिन फर्म ने उसे आज ही पेमेंट करने की ठानी, मतलब क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए 2 महीने पहले हम पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट मिल रहा है 10%। सो हम 10% डिस्काउंट अवेल करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि पेमेंट जो हो रहा है वो 2 महीने पहले हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट जो डिस्काउंट यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, इससे है ये 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। ओके, सो 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, 60,000 रुपीज़ तो हमें देना था, लेकिन 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट जैसा हमने यहाँ कैलकुलेट किया, और 59,000 रुपीज़ हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड टू राजेश फॉर ₹27,000। ओके, राजेश को इन्वेस्टमेंट्स दे देंगे, लेकिन साथ में लिखा हुआ है पॉइंट डी में बिल्डिंग रियलाइज्ड। सो बिल्डिंग हम बेच देते हैं। बिल्डिंग रियलाइज्ड ₹1,52,000। और साथ में एक और पॉइंट है जो बैंक से रिलेटेड है, वो है पॉइंट एफ। उसमें लिखा हुआ बिल्स रिसीवेबल्स वेर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400 रुपीज़। सो बिल्स रिसीवेबल भी है हमारे पास। नाउ बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 37,400 का है, उसमें 1,400 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। एज ए रिजल्ट बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड ₹36,000। फाइन, इतना ही बैंक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक साथ इसे यहाँ लिख दिया। इनका ग्रैंड टोटल हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। अब आ जाइए, राजेश ने जो इन्वेस्टमेंट ले गया उसे हम नोट करते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, यहाँ है इन्वेस्टमेंट्स। 30,600 का इन्वेस्टमेंट है, यू कैन सी। इसे पार्टनर राजेश ले जा रहा है, तो इसे हम क्रेडिट के साइड से पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे राजेश के कैपिटल अकाउंट में। राजेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट। नाउ सोल्ड फॉर 27,000। सो 27,000 हमने राजेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। आप चाहे तो यहाँ बैंक भी लिख सकते हैं, सोल्ड वर्ड यूज़ है, लेकिन हम राजेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फाइन, अगर राजेश ने कैश दे दिया है फर्म को तुरंत, तो यहाँ बैंक लिखना वाजिब है, बैंक में ही लिखा जा सकता था। फाइन, सो इस तरीके से मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। ओके, देन expenses on realization is also there. So expenses on realization is 2,500. ओके, बस इतना ही मैटर है, बैंक से रिलेटेड इतना ही है, तो हम इसे बाहर वाले कॉलम में लिख देते हैं। हाउ मच, ₹61,500। ओके, नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन। टॉप ऑफ द क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म and Pradeep was deputed to realize the assets and pay off the liabilities
ही वॉज पेड ₹1,000 एज कमीशन। सो यही है प्रदीप, तो इसको कमीशन दे दीजिए आप, कमीशन ऑफ ₹1,000। नाउ 81,000 हम बाहर लिखेंगे। ओके, सो मिसेस प्रदीप्स लोन इज ₹40,000, नॉट 80,000, सो 41,000 इट इज, है ना। यहाँ देखिए मिसेस प्रदीप्स लोन, आई विल शो यू। मिसेस प्रदीप्स लोन इज 40,000 और इसे मिस्टर प्रदीप ने ले गया है, इसलिए हम इसे यहाँ 40,000 लिखेंगे। मैंने गलती से इसे 80,000 लिख दिया था। नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन, सो लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, सो ग्रैंड टोटल हियर इज 3,59,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 3,59,000, एंड देयरफॉर इधर जो बैलेंस आ रहा है वो है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, एंड इट इज कमिंग 30,500। जब आप इस टोटल में से सारे डेबिट वाले आइटम्स को माइनस करेंगे, अब इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सो प्रदीप एंड राजेश, प्रदीप को मिलेगा 18,300 और राजेश को मिलेगा 12,200। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। सो एक बात यहाँ आप और समझिए कि गुडविल का कोई भी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गुडविल को कितने में बेचा गया या पार्टनर्स ने गुडविल को कितने में ले गया, ये भी नहीं लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट गुडविल का रियलाइजेशन वैल्यू 0 है। सो इसे हमें ओवरलुक करना है एट द टाइम ऑफ रियलाइजिंग ऑफ द एसेट्स। लेकिन इस बात को भी आप याद रखिए कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उसे 100% पेमेंट किया गया है। सो वी हैव टू पे लायबिलिटीज कंपल्सरीली 100% इफ नो हिंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और लेकिन एसेट्स के बारे में अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो उसका रियलाइजेशन वैल्यू 0 है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। आशीष एंड कानव were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. So here is the balance sheet given. Liabilities में दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन, कानव्स लोन, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड कैपिटल्स ऑफ आशीष एंड कानव। टू द एसेट साइड दिया हुआ है बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ ग्रैंड टोटल भी दिया हुआ है एंड नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ऑन द अबाउ डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 and pay off Mrs. Ashish loan. Debtors realized ₹18,500 and plant realized 10% more. Kanav took over 40% of the stock at 20% less than the book value. Remaining stock was sold at a gain of 10%. Trade creditors took over investments in full settlement, and Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of ₹12,000 and to bear realization expenses. Actual expenses of realization amounted to ₹8,000. Prepare realization account. Now let us see the detailed explanation in the solution. Solution 20. So first we will transfer all the assets and liabilities in the realization account and close them. सो सारे एसेट्स को हमें डेबिट के साइड ट्रांसफर करना है, लेकिन कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस इसे छोड़ देना है। फाइन। सो स्टॉक टू स्टॉक बुक वैल्यू में ही ट्रांसफर करना है, इसलिए जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वही अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। डेटर्स 19,000, फर्नीचर 40,000, plant 2,10,000
एंड इन्वेस्टमेंट्स ₹32,000। ये सारे एसेट्स ट्रांसफर होकर हमने इसे क्लोज कर दिया। उसी तरीके से लाइबिलिटीज में अगर आप देखें तो है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स ₹42,000 के हैं। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी है, ये भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, इसे भी ट्रांसफर कर देंगे। देन मिसेस आशीष लोन है, ये भी थर्ड पार्टी है, इट इज एन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। नाउ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो फर्म ने बनाया है, ये भी यहाँ ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ इस बात को याद रखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर क्लेम होता तो हम कुछ अलग तरीके से उसे ट्रीट करते। फाइन, ओके। नाउ जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। नाउ आशीष के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सो बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। आशीष ने फर्म से कहा है कि मुझे आप फर्नीचर दे दीजिए, है ना। सो फर्नीचर दे देंगे इन्हें, और फर्नीचर का वैल्यू भी है ₹38,000। सो ₹38,000। लेकिन आशीष ने अपनी वाइफ का लोन भी ले लिया। सो टू आशीष कैपिटल अकाउंट, मिसेस आशीष लोन। मिसेस आशीष लोन ₹9,000 का है। फाइन, 9,000। सो हमने इसे आशीष के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नाउ पॉइंट बी में लिखा है, डेटर्स रियलाइज ₹18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। सो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये एसेट्स इधर है तो रियलाइजेशन तो इधर से होगा। सो बाय बैंक। अब इस बैंक में हम वो लिस्ट बनाएंगे जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है। सो व्हाट आर द थिंग्स, डेटर्स से मिला ₹18,500 एंड प्लांट के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लांट रियलाइज 10% मोर, और प्लांट की वैल्यू है कितनी, 2,10,000। सो 2,10,000 प्लस 10% इसका, सो 21,000 और सो इस तरीके से प्लांट से मिला ₹2,31,000। ओके। देन Kanav took over 40% of the stock at 20% less than the book value and remaining stock was sold at a gain of 10%. So stock के बारे में भी यहाँ मिल रहा है हमें जानकारी। लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक मतलब 40% स्टॉक तो कानव ले गया और बचा कितना, 60% बचा। तो उसी 60% को हमने कितना रुपए रियलाइज किया, लिखा है सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। सो यहाँ स्टॉक देखिए कितने का है, स्टॉक इज द फर्स्ट आइटम, है ना। स्टॉक 24,000 का है। 24,000 का 60% होता है इस 14,400। 14,400 में कितना गेन हो गया है, 10% गेन है। सो इसमें प्लस करेंगे हम 1440। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर स्टॉक। सो इसको ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 15,840। सो 60% स्टॉक को हमने 10% गेन में बेच दिया। नाउ अब व्हाट मोर, कानव बाकी का 40% कानव पार्टनर ले जा रहा है, तो हम कानव को दे देते हैं यहाँ, बाय कानव। कानव्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक कितना ले जा रहा है, स्टॉक 40% स्टॉक ले जा रहा है। कानव इज टेकिंग ओवर एंड दैट ऑल्सो एट 20% लेसर देन द बुक वैल्यू। सो कानव का स्टॉक है, मतलब टोटल स्टॉक 24,000 का 40% आता है 9,600।
इसमें हम इसी 9600 का 20% लेस करेंगे, मतलब 1920 लेस करेंगे, तो जो अमाउंट आ रहा है वो है 7680। ओके, अच्छा, अब इधर इन सबको भी ऐड करने, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है बैंक से रिलेटेड, तो इसे हम ग्रैंड टोटल कर देते हैं 2,65,340। ओके, नाउ कमिंग टू द डेबिट साइड, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। अब ट्रेड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट्स को आप देखिए, यहाँ है ट्रेड क्रेडिटर्स और यहाँ है इन्वेस्टमेंट्स, ये आपस में सेटल हो गए, तो इसकी हमें कोई अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। नाउ पॉइंट ई में लिखा हुआ है कानव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ ₹12,000। सो कानव को फर्म ₹12,000 का रेमुनरेशन दे रही है, बिकॉज कानव इज द रियलाइजिंग ऑफिसर। सो टू कानव्स कैपिटल अकाउंट। रेमुनरेशन टू कानव, इट इज हाउ मच? ₹12,000। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंसेस वे ₹8,000। सो वो उसको यहाँ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फर्म ने तो कानव को अपॉइंट किया है 12,000 के लिए, और 12,000 ही रिकॉर्ड होगा। अब कानव ने उसको ₹8,000 में कर लिया, तो दैट इज हिज स्किल, सो दैट वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड। नाउ अब सारे एसेट्स को हमने रियलाइज कर दिया। देखिए कितने एसेट्स हैं, एसेट्स को ध्यान दो, 1 2 3 4 5, और इधर भी देखें तो कितना है, 1 2 3 4 5 कहाँ है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4, 5 है इन्वेस्टमेंट जिसे ट्रेड क्रेडिटर्स ले गए हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो पांचों का हिसाब मिल गया। लेकिन लाइबिलिटीज में आप चेक करें, ट्रेड क्रेडिटर्स को तो इन्वेस्टमेंट्स मिल गए, ईपीएफ का पेमेंट हमें करना बाकी है, मिसिस आशीष लोन को आशीष ले गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई पेमेंट नहीं किया जाता कभी भी, फाइन। सो ईपीएफ को पे करेंगे हम, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये 100% कंपल्सरीली इसका पेमेंट होगा, फाइन। सो लेट अस पे इट टू द डेबिट साइड, क्योंकि यहां से पेमेंट होता टू बैंक में ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 100%, 60,000 था, 60,000 पूरा का पूरा पे हुआ। नाउ all the information has been transferred and all the information has been translated into accounts. Let us close it. So grand total here is 4,26,020. क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, एज ए रिजल्ट यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 20,020, एंड दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज अ प्रॉफिट। सो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज 20,020, and this will be distributed to the partners in their profit sharing ratio, that is 3:2। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, आशीष और दूसरा पार्टनर है कानव। जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 12,012 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 8,008 फॉर द सेकेंड पार्टनर। सो दिस इज हाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है अच्छे से और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल, and if you have not yet, then please do like, subscribe and share it. And if you are still having any doubt regarding this, then please put it in the comment section. Thank you so much for watching the video.